जायदाद के हिस्से, दिल छू लेने वाली कहानी। आज अनीता के दिल के तार झंझना गए थे। उसके पिताजी ने अपनी छोटी सी जायदाद के दो हिस्से कर अपने दोनों बच्चों में बांट दिए थे। भैया का परिवार गुजरात में रहता था। उसकी नौकरी वहीं पर थी। वह खुद केरल में रहती थी और माँ पिताजी भोपाल में रहते थे। डॉक्टर ने पिताजी को हार्निया का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया था। पिताजी काफ़ी समय से तकलीफ में थे। जब वह पिछली बार भोपाल गई थी तो माँ ने पिताजी की तकलीफ के बारे में उसे बताया था। वह विचलित हो गई थी। उसने भैया से फ़ोन पर बात की तो भैया ने ये कहकर मजबूरी जता दी थी कि इतनी छुट्टी उसे एक साथ नहीं मिल सकती कि वह भोपाल जाकर ऑपरेशन करा सके, और साथ ही माँ से तेरी भाभी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए गुजरात लाकर भी ऑपरेशन की बात नहीं सोच सकता। वैसे भी तू जानती है अनीता, छोटा सा फ्लैट, पढ़ने वाले बच्चे, बीमार आदमी के साथ बड़े शहर में बहुत मुश्किल हो जाती है। भैया ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। तो फिर क्या पिताजी को ऐसे ही तकलीफ में रहने के लिए छोड़ दें? अनीता के स्वर में तल्खी आ गई थी। तो फिर तू चली जा या फिर रवि चला जाए। उसकी तो सरकारी नौकरी है, छुट्टी मिलने में इतनी दिक्कत भी नहीं होगी। उसके स्वर की तल्खी भाप कर वह भी चिढ़ गया था। लेकिन भैया, बेटे होते हुए दामाद का एहसान लेना क्या ठीक है? वह अपने आप को संयमित करके लाचारी से बोली। क्यों, जब हिस्सा मिला तब तो बेटी दामाद जैसी कोई बात नहीं हुई, और जब जिम्मेदारी निभाने की बात आई तो वह दामाद हो गया। भैया भुन्नाता हुआ बोला। वह दुखी हो गई थी। दिल किया कि कोई तीखा सा जवाब दे दे, पर चुप रह गई। आखिर गलत भी नहीं कह रहा था, पर ये सब कहने का अधिकार भी भैया को तभी था जब वह अपने कर्तव्य का हर समय पालन करता। वह तो जायदाद में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसने पिताजी को बहुत मना भी किया था, पर एक तो माँ पिताजी की जिद और दूसरे रवि की चाहत भांप कर उसने हाँ बोल दी। सोचा जायदाद पाकर ही सही रवि उसके माँ पिताजी के लिए नरम रुख अपना ले। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर उसे भोपाल जाने में भी आसानी हो जाएगी। एकदम मना नहीं कर पाया रवि उसे, पर भैया के व्यवहार में तब से तटस्थता आ गई थी। भाभी तो हमेशा से ही तटस्थ थी, पर भैया का व्यवहार वैसे सामान्य था। उसे अपनी परवाह नहीं थी, बस माँ पिताजी का ध्यान रख ले भैया, इसी से वह खुश रहती। पर भैया के जवाब से उसका दिल टूट गया था। भैया का अगर जवाब ऐसा है तो रवि का जवाब तो वह पहले से ही जानती है। फिर भी उसने सोचा एक बार तो रवि से बात करके देख ले। उससे और माँ से पिताजी के ऑपरेशन का तामझाम नहीं संभलेगा। कोई भी परेशानी खड़ी हो गई तो एक पुरुष का साथ तो होना ही चाहिए। ऑपरेशन के समय रवि का मूड ठीक सा देखकर एक दिन उसने रवि से बात कर ही ली। पिताजी की तकलीफ बढ़ती जा रही है रवि, कल भी बात हुई थी माँ से। डॉक्टर कह रहे हैं कि समय से ऑपरेशन करवा लो। हाँ तो करवा ले। रवि के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। तुम चलोगे भोपाल कुछ दिन की छुट्टी लेकर? क्यों, उनके बेटे का क्या हुआ? किस तरह से बोल रहे हो रवि? तो बात की थी मैंने भैया से, छुट्टी नहीं मिल रही है उन्हें। थोड़े दिन की छुट्टी तुम ले लो ना, ऑपरेशन करवा कर तुम आ जाना, फिर कुछ दिन मैं रह लूँगी, फिर थोड़े दिन के लिए भैया भी आ जाएंगे, तो पिताजी की देखभाल हो जाएगी। मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी अभी, कहकर रवि उठकर बेडरूम की तरफ चल दिया। और हाँ, वह रुककर बोला, तुम भी वहाँ लंबा नहीं रह सकती हो, यहाँ खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी। इतना कहकर रवि चला गया। उसने भी हार नहीं मानी।
और उसके पीछे पीछे चल दी। चलते चलते उसने कहा, रवि, उन्होंने हम दोनों भाई बहन को अपना सब कुछ बांट दिया है, तो हमारा भी तो उनके प्रति फर्ज बनता है। तो रवि तल्खी से बोला, बेटी को ही दिया है क्या? बेटे को नहीं दिया? वे क्यों नहीं आ जाता? उफ, अनीता का सिर भन्ना गया। रवि के तर्क इतने अजीबोगरीब होते हैं कि जवाब में कुछ भी कहना मुश्किल है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा चला देता है। दिल घायल हो जाता है। पिताजी के दो अपंग सहारे रवि और भैया, जिन पर पिताजी ने अपना सब कुछ लुटा दिया, उन्हें पिताजी ने अपना आधार स्तंभ समझा, आज कैसे बदल गए हैं। इसके बाद उसने रवि से कोई बात नहीं की, चुपचाप अपना रिजर्वेशन करवाया और जाने की तैयारी करने लगी। रवि के तने हुए चेहरे की परवाह किए बिना वह भोपाल चली गई। उसकी बेटी इंजीनियर थी और जॉब कर रही थी। 2 दिन बाद वह कुछ दिनों की छुट्टी में घर आ रही थी। अनीता ने उसे वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया और भोपाल चली गई। माँ ने अनीता को देखा तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला। अनीता को देख पिताजी ने कहा, दामाद जी नहीं आए? तुम्हारा बेटा आया जो दामाद आएगा, वह चिढ़कर बोली। बेटी काफ़ी है तुम्हारे लिए। माँ चुप हो गई। एक वाक्य से ही सब कुछ समझ में आ गया था। पिताजी ने कुछ नहीं पूछा, दुनिया देखी थी उन्होंने। फिर कुछ पूछना और उस पर अफसोस करने से का मतलब था पत्नी के दुख को और बढ़ाना। सब कुछ समझकर भी ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पिताजी का जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था, उनसे जाकर वह मिली। ऑपरेशन का दिन तय हो गया। उसने रवि व भैया को औपचारिक खबर दे दी। डरती डरती उसने पिताजी का ऑपरेशन करवा दिया। मन ही मन डर रही थी कि कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा, पर पिताजी का ऑपरेशन सही सलामत हो गया। उसकी जान में जान आई। पिताजी को जिस दिन अस्पताल से घर के लिए लेकर आई, मन में संतोष था कि वह उनके कुछ काम आ पाई। पिताजी को बिस्तर पर लिटाकर चादर उड़ाकर उनके पास बैठ गई। उनके चेहरे पर उसके लिए कृतज्ञता के भाव थे, जो शायद बेटे के लिए नहीं होते। आज समाज में बेटी को पिता की जायदाद में हक जरूर मिल गया था, लेकिन माता पिता अपना अधिकार आज भी बेटे पर ही समझते हैं। पिताजी ने आंखें बंद कर ली। वह चुपचाप पिताजी के चेहरे को निहारने लगी। दबंग पिताजी को उम्र में कितना बेबस बाला कर बना दिया था। भैया व रवि पिताजी के दो सहारे कहाँ हैं, वे सोचने लगी। उसे व भैया को पिताजी ने कितने प्यार से पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। वे लड़की होते हुए भी अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता की ज़रूरत पर आ गई। लेकिन भैया, वह पुरुष होते हुए भी अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के काम नहीं आ पाए। सच है, रिश्ते तो स्त्रियां ही संभालती हैं, चाहे फिर वह मायके के हों या ससुराल के। लेकिन पुरुष व ससुराल की क्या, वह तो अपने सगे रिश्ते भी नहीं संभाल पाते और उनका ठीकरा भी स्त्री के सिर पर फोड़ देते हैं। पिताजी कुछ दिन बिस्तर पर रहे। उनकी तीमरदारी माँ और वह दोनों मिलकर कर रही थी। भैया ने पापा की चिंता इतनी ही की थी कि एक दिन फुर्सत से माँ बाप से फ़ोन पर बातचीत करने के बाद मुझसे कहा, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, कुछ रुपए भिजवा देता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है भैया, पिताजी ने भी अपने बुढ़ापे के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, उन्हें तो तुम्हारी ज़रूरत थी। उसने कुछ कहना चाहा, पर रिश्तों में और भी करवाहट भर जाएगी सोचकर चुप रह गई और तभी फ़ोन कट गया। अनीता 15 दिन रह घर वापस आ गई।
रवि का मुंह खुला हुआ था। उसने परवाह नहीं की, चुपचाप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। रवि ने पिताजी की तबीयत तक नहीं पूछी, पर उसकी सास का फोन उसके लिए भी और उसके माता पिता के लिए भी आया। उसे अच्छा लगा। सभी बुजुर्ग शायद एक दूसरे की स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं। उसकी बेटी वापस अपनी नौकरी पर चली गई थी। पिताजी की हालत में निरंतर सुधार हो रहा था, इसलिए वह निश्चिंत थी। उसके सास ससुर सागर में रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन उसकी सास का बदहवास होते हुए फोन आया। उसके ससुर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। वे दोनों तुरंत सागर के लिए निकल पड़े। रवि का भाई सतीश, जो बेंगलोर में रहता था, अपनी पत्नी के साथ सागर पहुंच गया। पता चला कि रवि के पापा को दिल का दौरा पड़ा था। एंजियोग्राफी से पता चला कि उनकी धमनियों में रुकावट थी। अब एंजियोप्लास्टी होनी थी। सतीश की पत्नी कोमल स्कूल में पढ़ाती थी। वह 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी। पापा को तो एंजियोप्लास्टी और उसके बाद की देखभाल के लिए लंबे समय की ज़रूरत थी। रवि के पापा भी अस्पताल में ही थे कि कोमल की छुट्टियां खत्म हो गई थी। वह वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैं भी चलता हूँ भैया, सतीश बोला। कोमल अकेले कैसे जाएगी? लेकिन सतीश, पापा को लंबी देखभाल और इलाज की ज़रूरत है। कुछ दिन हम रख लेते हैं, कुछ दिन तुम छुट्टी लेकर आ जाओ। रवि बोला, भैया हम दोनों की तो प्राइवेट नौकरी है, इतनी लंबी छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी और मम्मी पापा को बेंगलोर भी नहीं ले जा सकता। कोमल भी नौकरी करती है। कहकर उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बिना दोनों पति पत्नी बेंगलोर के लिए निकल गए। अब रवि कश्मकश में पड़ गया। बड़ा भाई होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता था। उसने सहारे के लिए अनीता की तरफ देखा, पर वहाँ तटस्थता के भाव थे। मौका पाकर धीरे से बोला, अनीता, मम्मी पापा को अपने साथ ले चलते हैं। वहाँ आराम से इलाज और देखभाल हो जाएगी। यहाँ तो हम इतना नहीं रुक पाएंगे, या फिर एंजियोप्लास्टी करवाकर मैं चला जाता हूँ। तुम रुक जाओ, मैं आता जाता रहूँगा। क्यों? मैं क्यों रुकूं? फालतू हूँ क्या? नौकरी नहीं कर रही हूँ तो क्या मेरी ही ड्यूटी हो गई है? कोमल या सतीश नहीं रह सकते? लेकिन जब वे दोनों जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाह रहे हैं तो पापा को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। किसी को तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। हाँ, तो जिम्मेदारी उठाने के लिए सिर्फ हम ही रह गए हैं और सेवा करने के लिए सिर्फ मैं। कल को पापा की संपत्ति तो दोनों के बीच ही बटेगी, सिर्फ हमें तो नहीं मिलेगी। मुझसे नहीं होगा, कहकर पैर पटकती हुई अनीता कमरे से बाहर निकल गई। बाहर लॉबी में सासू माँ बैठी हुई थी, उदास सी। उनका हाथ पकड़कर किचन में ले गई अनीता। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था आंखों में आंसू डबडबा रहे थे। चेहरे पर घोर निराशा थी। माँ, वह उनका चेहरा ऊपर करके बोली, खुद को कभी अकेला मत समझना, हम हैं आपके साथ और आपकी ये बेटी आपकी सेवा करने के लिए है। मुझ पर विश्वास रखना। मैं रवि के साथ सिर्फ नाटक कर रही थी। मैं उन्हें कुछ एहसास दिलाना चाहती थी। मुझे गलत मत समझना। आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपके बच्चों के कंधे बहुत मजबूत हैं। वे अपने माता पिता का सहारा बन सकते हैं। सास रो रही थी। उसने उन्हें गले लगा लिया। सास को सब कुछ मालूम था, इसलिए सब कुछ समझ गई थी। माँ बेटी जैसा रिश्ता कायम कर रखा था अनीता ने अपनी सास के साथ।
और हर प्यारे रिश्ते का आधार ही विश्वास होता है। उसकी सास को उस पर अंधा विश्वास था। माँ, चलने की तैयारी कर लो। चुपचाप, यहाँ लंबा रहना संभव नहीं हो पाएगा। आप और पापा हमारे साथ चलिए। केरल में अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी और पापा की देखभाल भी हो जाएगी। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो माँ, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालकर निश्चिंत रहो। पापा की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। सास का मन भर भर रहा था। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। अनीता भी अपने कमरे में गई और बैग में कपड़े डालने लगी। रवि सिर पिटाया सा चुपचाप बैठा था। वह स्वयं जानता था कि वह अनीता को कुछ भी बोलने का अधिकार खो चुका है। बैग पैक करते करते अनीता चुपचाप रवि को देखते रही। अपने बैग पैक करके अनीता रवि की तरफ मुखातिब हुई। तुम्हारा बैग भी पैक कर दूं? अनीता, एक बार फिर से सोच लो। पापा को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते मुझे तो रुकना ही पड़ेगा, लेकिन नौकरी से इतनी लंबी छुट्टी मेरे लिए भी संभव नहीं है। माँ, पापा को साथ ले चलते हैं, वरना कैसे होगा, उनका इलाज कैसे होगा। रवि का गला भर आया था। वह रवि की आंखों में देखने लगी। वह बादलों के कतरे जैसे बरसने को तैयार थे। अपने माता पिता से इतना प्यार करने वाला रवि आखिर उसके माता पिता के लिए इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। पिताजी की याद आते ही उसकी मन एकाएक रवि के लिए कड़वाहट और नकारात्मक भावों से भर गया, लेकिन उसके संस्कार उसे इसकी इजाजत नहीं देते थे। वह अपने सास ससुर के प्रति ऐसी निष्ठुर नहीं हो सकती। कोई भी इंसान जो अपने ही माता पिता से प्यार नहीं कर सकता, वह दूसरों से क्या प्यार करेगा। और जो अपने माता पिता से प्यार करता हो, वह दूसरों के प्रति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। उसे अपने आप में डूबा देखकर रवि उसके सामने खड़ा हो गया। बोलो अनीता, क्या सोच रही हो? पापा को साथ ले चले ना। उसने रवि के चेहरे पर पल भर नजर दौड़ाई, फिर तटस्था से बोली, टिकट बुक करवा लो जाने के लिए। कहकर वह बाहर निकल गई। रवि कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, पर फिर घर के माहौल से सब कुछ समझ गया। पर अनीता उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर अपने काम में लगी हुई थी। तीसरे दिन में मम्मी पापा को लेकर केरल चले गए। पापा की एंजियोप्लास्टी हुई। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद पापा घर आ गए। उनकी देखभाल अनीता बहुत प्यार से कर रही थी। रवि उसके प्रति कृतज्ञ हो रहा था, पर वह तटस्थ थी। उसके दिल का घाव भरा नहीं था। रवि को तो उसके पिताजी की सेवा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसने तो सिर्फ ऑपरेशन के वक्त रहकर उनको सहारा भर देना था, जो वह नहीं दे पाया था। उसके भाई के लिए भला बुरा कहते हुए भी रवि का कोई अधिकार नहीं था, जबकि उसने अपना भी हिस्सा लेकर भी अपना फर्ज नहीं निभाया था। ये सब सोचकर भी अनीता के दिल के घाव पर मरहम नहीं लगा पा रहा था। पापा की सेवा वह पूरे मनोयोग से कर रही थी, जिससे वह बहुत तेजी से स्वस्थ लाभ कर रहे थे। उसके साथ सास ससुर उसके पास लगभग 3 महीने रहे। उसके बाद सास जाने की पेशकश करने लगी, पर उसने जाने नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने जाने का निर्णय ले लिया। रवि और अनीता उन्हें सागर छोड़कर कुछ दिन रुककर बंद पड़े घर को ठीक ठाक कर वापस आ गए। सब कुछ ठीक हो गया था, पर उसके और रवि के बीच का शीत युद्ध अभी भी चल रहा था। उनके बीच की वह कड़वाहट अभी खत्म नहीं हुई थी। रवि अपराध बोध महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे बताए अनीता को कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वह समझ रहा था कि इस तरह बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। कल यही अवस्था उनकी भी हो सकती है और तब उनके बेटा बेटी भी उनके साथ यही करें तो उन्हें कैसा लगेगा। एकाएक अनीता की तटस्थता को दूर करने का उसे एक उपाय सूझा। वह अनीता को टूर पर जाने की बात कहकर भोपाल चला गया। रवि को गए हुए 7 दिन हो गए थे। शाम को अनीता रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने माँ पिताजी खड़े थे। माँ पिताजी, आप यहाँ कैसे? वह आश्चर्यचकित सी उन्हें देखने लगी। हाँ बेटा, दामाद जी आ गए और जिद करके हमें साथ ले आए। कहने लगे, अगर मुझे बेटा मानते हो तो चलकर कुछ महीने हमारे साथ रहो। दामाद जी के इतना आग्रह किया कि आनन फानन में तैयारी करनी पड़ी। तभी उसकी नज़र टैक्सी से सामान उतारते रवि पर पड़ी। वह पैर छूकर माँ पिताजी के गले लग गई। उसकी आंखें बरसने लगी थीं। पिताजी के गले मिलते हुए उसने रवि की तरफ देखा। रवि मुस्कुराते हुए जैसे उससे माफ़ी मांग रहा था। उसने डबडबाई आंखों से रवि की तरफ देखा। उन आंखों में ढेर सारी कृतज्ञ और धन्यवाद झलक रहा था रवि के लिए। रवि सोच रहा था उसके सास ससुर कितना खुश हैं और उसके खुद के माता पिता भी कितने खुश होकर गए हैं यहाँ से। जब अपनी पूरी जवानी माता पिता ने अपने बच्चों के नाम कर दी तो इस उम्र में सहारे की तलाश भी तो वह अपने बच्चों में ही करेंगे ना। फिर चाहे वह बेटा हो या बेटी, दोनों को ही अपने माता पिता को सहारा देना चाहिए। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।